गुड इवनिंग 11th क्लास। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है बोहर का परमाणु मॉडल। नील बोहर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, जब वो फेल हो गया मैक्सवेल की थ्योरी की वजह से, तो उसके बाद बोहर ने अपना नेक्स्ट मॉडल दिया। और इसके मॉडल के मुख्य बिंदु क्या हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित निश्चित ऊर्जा या निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, और इन वृत्ताकार पथों को हम स्टेशनरी ऑर्बिट, निश्चित कक्ष या अनुपत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये सेंटर में तो नाभिक हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर घूमेंगे वो ऐसे कहीं पे भी नहीं घूम सकते, उसके लिए स्तर हैं। या तो वो इस ऑर्बिट में घूमेंगे K या L या M या N, इस तरह से वो इन्हीं स्तरों में घूम सकते हैं, ऐसे ही कहीं पर नहीं घूम सकते। और जब तक ये इस स्तर में घूमेंगे तब तक उसकी ऊर्जा स्थायी होती है। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति और स्थिति के कारण ऊर्जा का एक निश्चित मात्रा निहित होती है। अब इलेक्ट्रॉन परमाणु में केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूर्णन कर सकते हैं, और उन कक्षाओं में घूर्णन करने के लिए उनके पास जो ऊर्जा है वो पूर्ण इतनी होती है h/2π। ठीक है, तो h/2π या n लगा देंगे। n मतलब कि वो कौन सी कक्षा में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो उसके पास इतनी ऊर्जा रहेगी। ओके, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, और ये आकर्षण बल कितना होता है, ये अगला पॉइंट है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं, उस अवस्था को हम मूल अवस्था कहते हैं। यदि वो अपनी बेसिक लेवल पर है, जैसे जितनी ऊर्जा उसके पास होनी चाहिए, बेसिक सबसे मिनिमम ऊर्जा है, तो हम कहेंगे कि वो उसकी मूल अवस्था है। और वो अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, ये सब बोहर ने मुख्य पॉइंट दिए थे, और इसके आधार पर जो बोहर के ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, उसके आधार पर परमाणु का जो मॉडल निकल कर आया वो इस तरह से हुआ। ऐसे ये सेंटर में आपके पास नाभिक और साइड में आपके पास कक्षक, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। लेकिन बोहर के मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स हो गई, उसमें ये सीमाएं मतलब लिमिटेशंस आ गई कि यह केवल उन्हीं परमाणु या आयनों की व्याख्या करता है जो एक इलेक्ट्रॉन युक्त हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका मॉडल सही चल रहा है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम में जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो बन जाएगा हीलियम आयन, तो He पॉजिटिव ये भी उसके लिए एप्लीकेबल है, Li2 पॉजिटिव उसके लिए एप्लीकेबल है। तो बोहर का मॉडल, जब तक आप किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशंस लेके चल रहे हो, तब तक तो वो मॉडल सक्सेसफुल था। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों के लिए वो व्याख्या नहीं दे पाया था। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम जो बना था, अभी आप सीख जाओगे आगे। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम बोहर के मॉडल के हिसाब से नहीं समझ सकते। ठीक है, स्पेक्ट्रम में ही ये सब प्रभाव भी, जीमन प्रभाव, मैग्नेटिक प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, ये सब प्रभाव, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, तो इसलिए वो इन सब प्रभावों को भी नहीं समझा पाया। ठीक है, किसी भी अणु में आबंध के निर्माण को बोहर मॉडल नहीं समझा सकता था। इलेक्ट्रॉन में छोटे कणों के साथ तरंग गुण भी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को अभी तक जो ये बोहर है, इसने एक पार्टिकल, एक कण के रूप में माना है, लेकिन इसको हम तरंग भी मानते हैं, ड्यूअल नेचर होता है। तो फिजिक्स में आप पढ़ भी चुके होंगे, ये सब शायद याद पढ़ लोगे। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण और पार्टिकल गुण दोनों गुण हैं। बोहर के मॉडल के हिसाब से तरंग गुण की कोई भी व्याख्या नहीं की गई। ठीक है, तो और हिजेनबर्ग के अनुसार इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं होता है, लेकिन बोहर ने तो बिल्कुल पथ निश्चित कर दिया कि वो उसी पथ में घूमता रहता है। तो ये दोनों बातें भी सही नहीं हुई, इसलिए इसका मॉडल भी फिर फेल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सोमरफेल्ड। ये इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल बोहर के परमाणु मॉडल का ही एक संशोधित रूप है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय दोनों होती हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि एक ही कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर घूमते रहें, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय, मतलब उसने कहा
कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं और वो कैसे भी घूम सकते हैं। लेकिन इसका मॉडल भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो सोमरफेल्ड का मॉडल था उसने एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। तो फाइनली ये वाला मॉडल भी फेल हुआ, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सीखना है। और इसके बाद आप लोग चेक पॉइंट 4.7 करेंगे, ठीक है। हमने पिछली जो चेक पॉइंट की थी वो 4.4 की थी, 4.5 और 4.6 हमने स्किप किया है। ये 4.7 आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कोश और उपकोश की अवधारणा के बारे में सिखाऊंगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो इसी वीडियो में मैं ये टॉपिक कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।